हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज आप सभी के लिए लेके आया हूं पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 6। राधे राधे सभी को, राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप सभी से आज हमारा एक क्वेश्चन है कि ये 4 बजे वाली क्लास कितने बजे है जी? हाँ जी भाई, तो आज जो 4 बजे वाली क्लास है वो कितने बजे है जी? तो आज 4 बजे वाली क्लास 4:10 पर है जी। पूछना तो पड़ेगा ना भाई। थोड़ा टेक इश्यू हो गया था जिसकी वजह से 10 मिनट का डिले हुआ, उसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी है। बट मेरे हिसाब से आप सब लोग इसको समझते हो। तो आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड 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 गुड, वेरी वेरी इवनिंग 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 इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई? कुछ लोग तो बहुत तेज हो रहे हैं। 4:25 पे बेटे, बेटे 4:25 पे कोई क्लास नहीं है जी। सर हम तो मजे में हैं। आप बताओ, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है भाई। आप मजे में तो हम भी रोम रोम भाई, रोम रोम। भवानी शंकर प्रजापति जी को रोम रोम। क्लास लवली क्लास होगी सर, क्लास लवली होगी क्या? चलो आप बोल रहे हो तो लवली कर देंगे भाई क्लास को। एक कह रहा है सर कहानी सुना दीजिए। लो भाई सुनो कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। चलो भाई, खत्म कहानी। आलू हम काहे खाए बे? आप खाओ आलू, हम नहीं खाएंगे आलू। हेलो मास्टर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग गुड, गुड इवनिंग गुड। एक कह रहा है सर आप व्रत हो? नहीं मालिक, मैं व्रत नहीं हूं। और मेरे हिसाब से व्रत तो कोई भी नहीं होगा। ऐसा बोला, आप व्रत रखते हो क्या, ऐसा बोल सकते हो। बट हाँ, मैं व्रत नहीं रख रहा हूँ बेटा। नवरात्रि के व्रत नहीं रखे मैंने कभी। मैं क्या करूं? कह रहा सर कहानी सुना दीजिए। हमने सुना दी भैया, बस इतना ही है। सर मजा नहीं आया तो बेटे, मजे तुम्हें मजे दिलाने के लिए थोड़ी हूं मैं यहाँ पर। मजे दिलाने वाला बैच नहीं है ये बैच यहाँ पर नीट 2027 सेलेक्ट करवाने वाला बैच है। तो वो बात करिए कि सर सिलेक्शन वाली बात हो। यहाँ पर मजा बोले मजा नहीं आया, मजा वाली बात करनी नहीं है अपन को। नो, ऐसा नहीं खेलते हैं भाई। तो क्या क्या लग रहा है, क्या क्या पढ़ेंगे अपन? क्या पढ़ेंगे भाई बताओ? गाना सुना दो। गाना हम नहीं गाते हैं। सर आप कहां से हो? हम राजस्थान के एक जिला है जो कि RJ02 है, वहां से हैं। अब RJ02 कहां पर है वो आप पता लगा लीजिए। हम वहीं से हैं। सॉन्ग प्लीज सर। सर सॉन्ग सुना दो। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो सर, क्या रखा है पढ़ाई में? सर सॉन्ग सुनाओ। आप पेपर में क्या है? नीट 2027 में सर हमारी एंटी वालों से बात हुई है, वहां पर आ रहे हैं सॉन्ग। जो आप क्लास में सुनाओगे उन्हीं सॉन्ग में से क्वेश्चन आएगा सर। आने दीजिए भैया, सॉन्ग नहीं सुना सकते हम। RJ26 नहीं भैया, RJ02। पुष्कर भाई, अबे अल्फाबेटिकल तो देख लिया करो। ANR आम तो पढ़े होंगे भाई। RJ02 मतलब ए आ वालों में से कुछ होगा कोई शहर। चलिए भाई, क्या पढ़ने वाले हैं अपन आज फिर? कोई बताएगा क्या पढ़ेंगे हम आज? बोले सर आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। आप बताओ आप क्या पढ़ाने वाले हो? बताइए तो सही।
हाँ भाई, क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी, प्रभावी देख रहे हो आप कैसा है? प्रभावी है भाई साहब, अप्रभावी नहीं है। प्रभावी नाभिकीय आवेश और परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्या, जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर पोल 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 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब से पढ़ेंगे जी? अभी तो बेटे बहुत टाइम है जी उसमें। 11th में मॉड्यूल लोगे तो बेटा 11th वाले ही आएंगे ना, वो तो 12th में मॉड्यूल लोगे तो 12th वाले आएंगे। चलो भाई ठीक है, ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने का तरीका है कि आप इसको स्कैन करिए, आप पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा दूसरा तरीका भी मैंने बताया था, अगर कोई इसको स्कैन नहीं करना चाहे तो एक सुंदर सा नाम है वो लिख सकते हो, मोहन, उसके बाद लिखिएगा सिंह, उसके बाद यहाँ ऐसा कुछ लिख लीजिएगा सब्जेक्ट का नाम केमिस्ट्री। जिनके पास इंस्टाग्राम की आईडी है वो करे ये काम, जिनके पास नहीं है उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पर आओगे टाइम वेस्ट होगा, तो ये वाला काम नहीं करना। बट अगर हाँ आपके पास है तो आप उसको यूज भी कर सकते हो। यूज क्या करना है, ये नाम लिखिएगा, आप मेरी प्रोफाइल पर पहुंचोगे, वहां पर टेलीग्राम लिंक दे रखा है प्रोफाइल पर, और उस पर क्लिक करोगे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। आई एम गुड सर, आप बताओ क्या हाल चाल है? बहुत लेट नहीं हो गए भाई आप? भाई बहुत लेट नहीं हो गए का? बिहार से कौन है? चलो स्टार्ट करें भाई। पोल, पहले पोल पोल खेलोगे? आइए तो पोल पोल खिलाते हैं आपको। चलिए भैया, परमाणु क्रमांक 85 वाला तत्व किस वर्ग से है जी बताएं? हाँ जी भाई, परमाणु क्रमांक 88 वाला तत्व किस वर्ग से है जी बताएं? बताएं जी बताएं, परमाणु संख्या 88 वाला तत्व किस वर्ग से है, संबंधित है जी बताएं जरा। तो भैया बहुत क्वेश्चन किए हैं यार इस बार, तो 50% से ज्यादा आना चाहिए। वर्ग संख्या 88 क्या है? यहां पर वर्ग 18, वर्ग 18 में इनर्ट गैसें आती है 2 नंबर पर, फिर 10 पर, फिर 18, फिर 36, फिर 54, और फिर कहा आएगा 86। तो 88 जो है वो 86 के पास में रहता है, हाँ कि ना? तो ये आ गया 86, और 86 से अगली वाली लाइन में आएगा, क्या बात है जी? 86 के बाद क्या आएगा? 118। जब अपन थर्सडे मिलेंगे, किशोर जी हम तो थर्सडे नहीं मिलेंगे, ठीक है भाई, फ्राइडे जब मिलेंगे तो आपके लिए जेई मेंस के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, ठीक है जी? हाँ, नीट में भी जेई के क्वेश्चन अपन करवाएंगे, मेंस एडवांस सबके क्वेश्चन आपकी क्लास में होंगे। कंटेंट आपको एकदम बढ़िया मिलेगा, बस मेहनत आपको करनी है भाई, ठीक है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका नीट 2027 में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ोगे तो। 86, ये 54 है तो यहाँ क्या आएगा? 55। क्या 55 और 86 के बीच में 88 आ रहा है क्या? नहीं। ये 86 है तो यहाँ पर क्या आएगा? 87। क्या 87 और 118 के बीच में आ रहा है? यस। ये वाला जो वर्ग है, ये लास्ट वाला जो वर्ग है 18, ये वर्ग कौन सा है? वर्ग संख्या 1। तो वर्ग संख्या 1 है तो 88 नंबर कितने पर आएगा? वर्ग संख्या 2 पर, वर्ग 2, बस बात खत्म। दूसरा वर्ग कहां है भाई? ऑप्शन डी मास्टर। ओ गलत वाला टिक कर देगा भाई, लपेट दिया जाए फिर से। चलो अभी रहने देते हैं। 46% पर रह गए यार लगभग। ललित गोयल जी, आस्था जी, विष्णु जी, गुलनाज, मोहम्मद अदनान, हिमानी, कुसुम, सानी, राहुल, शिवांश, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने हमारी लाज रखी और आपने क्वेश्चन को सही किया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। चलो भाई, ये कुछ पूछना चाह रहा है, इसको बताना यार, मेरे को तो समझ में आ नहीं रहा है क्या पूछ रहा है, आप ही बता दो भाई, हमको समझ को नहीं आ रहा है, आप बताओ तो जरा क्या पूछ रहा है ये।
ये पूछ रहा है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 3s2 3p3 4s2 है, आवर्त सारणी में इसकी स्थिति का होगी भाई, का होगी आवर्त सारणी में इसकी स्थिति का होगी भाई, बताओ जरा। अरे भैया स्थिति का होगी जरा बताओ तो। क्या स्थिति होगी बताए जरा। चलो अब हम कर ले। हाँ भाई यहां पर अगर बात करोगे हमारे पास तो ये n की अधिकतम वैल्यू कहां है, ये रही n की अधिकतम वैल्यू। तो n बराबर 4, मतलब आवर्त तो 4 हो गया है। आवर्त 4 यहां दे रखा है, आवर्त 2 रॉन्ग, आवर्त 4 यहां दे रखा है, आवर्त 2 रॉन्ग। क्लियर, ठीक है। अब बात आती है वर्ग संख्या की। तो वर्ग क्या आप यहां से देख के बता सकते हो? अगर यहां से देख के बताओगे आप तो आपको लग रहा होगा कि ये तो सर जी एस ब्लॉक का है, और एस ब्लॉक का है तो एनएस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो सर जी इसका वर्ग संख्या हो गया 2। और जैसे ही आपने वर्ग संख्या 2 किया तो आंसर आ गया -1। कल भी समझाए थे कि अगर इसमें फंसोगे तो -1 की प्राप्ति हो सकती है। तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या करो, आप इसका जेड बता सकते होगा परमाणु क्रमांक। यस बता सकते, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 8 26 और 2 28। तो 28 के नियरेस्ट इनर्ट गैस ढूंढो भाई। यहां पर आ जाए वर्ग 18। वर्ग कितना है भैया? 18। 18 में कौन रहता है? 2 नंबर रहता है, 10 नंबर रहता है, 18 नंबर रहता है। भाई खोली नंबर 18 में कौन रहता है? 2 रहता है, 10 रहता है, 18 रहता है और 36 रहता है। बताओ तो जरा। हाँ जी आप ही से बात कर रहे हैं, बताओ किसमें कितना है दम, बढ़ाते चलो कदम। ये 18 है, ये 10 है, 10 के बाद यहाँ 11 स्टार्ट होगा, ये 18 है, यहाँ 19 स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ वर्ग नंबर कितना आएगा भाई? यहाँ वर्ग नंबर है 1। ये वर्ग की संख्या कितनी है? 1। हमारे पास कितना है जी? 28 है जी। तो 28 के बाद देखो 1 है, यहां से गिन लो, 35 34 33 32 31 30 29 28। तो ये 17 16 15 14 13 12 11 10, कितना हो गया? 10। तो वर्ग संख्या 10 है तो आंसर है ए। आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो ए आ गया। अरे बहुत बढ़िया भाई, 52% लोग जो है हमारे पास सही तरफ। कुछ लोग यहां भी फंस गए हैं, कल समझाए थे, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा वो फंस गए होंगे भाई। अच्छा, अगर कोई यहां से करना चाहता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर देखो 3D में जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट इलेक्ट्रॉन पहले 4s में फिल होते हैं फिर 3D में। तो 3D पूर्ण पूरी तो नहीं है, 3D में 8 ही है। इसका मतलब, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये डी ब्लॉक का है। किसका है? डी ब्लॉक का। और डी ब्लॉक में वर्ग संख्या कैसे बताते हैं भाई? वर्ग संख्या बताता है सर जी n-1d प्लस ns इलेक्ट्रॉन। तो n की संख्या सर जी 4 है, 4 कितना है? n बराबर 4 है, तो 4 - 1 3, 3d में सर 8 प्लस 4s में सर जी 2, 8 प्लस 2 सर जी 10 होता है। वर्ग संख्या 10 आ गई। दोनों मेथड से बता दिए, आप कोई चिल्लम चिल्ली नहीं करेगा भाई साहब, पहला बता रहे हैं भाई साहब, समझ गए ना? चलिए भाई, चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ हमने शुरुआत की थी और एक बहुत और बेहतरीन क्वेश्चन किया हमने। उसके बाद हम दौड़े दौड़े चले आए तो ओ क्या बात है भाई, एक और क्वेश्चन आ गया है दौड़ता हुआ आप सभी के सामने कि नीचे दिए गए तत्व, देख रहे हो आप, तत्व दे रखे हैं भाई साहब, और कुछ नहीं मिला तो तत्व दे, उनकी परमाणु संख्या भी दे रखी है, देख रहे हो आप। इनमें से कौन सा जोड़ा, बेटे तुमसे तो बन नहीं रहे बट इन्होंने जोड़े बना लिए हैं, देख रहे हो आप। निम्न में से कौन सा जोड़ा एस ब्लॉक से संबंधित है? जादुई संख्या का प्रयोग कर सकते हो भाई। जल्दी भाई,
जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो इनमें परमाणु क्रमांक बहुत कम दे रखा था, आपको पता है। 7 नंबर कौन है? नाइट्रोजन, ये कहां रहता है? पी ब्लॉक में। 3 नंबर कौन है? ओहो, ये तो हमारे पास लिथियम है। 20 पर कौन आता है? कैल्शियम, ये फिर से अगेन कहां पर आ गया? पी ब्लॉक में। आप जादुई संख्या भी देख सकते हो, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इतने का अंतर अगर जिनके बीच में है ना, वही सेम वर्ग में होंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं अपन यहां पर 8, 8 नंबर कौन है? ऑक्सीजन, ये तो खुद पी ब्लॉक का है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 9 नंबर कौन है? ओ हो ओहो, जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, कोई भी आंसर नहीं आए। मास्टर हमारा भी गलत करवा दिया, कैल्शियम तो 20 नंबर पर है। ये एस ब्लॉक का ही तो है भाई कैल्शियम, तो आंसर क्या आ गया? बी। बाकी हमारे पास 9 नंबर फ्लोरीन है, ये भी रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। करेक्ट आंसर क्या है भैया? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? देख सका तो आप कैसे? आइए थोड़ा दिमाग लगाएंगे भैया। 3 नंबर तो पता ही है, 3 नंबर कहां है? एल आई है, तो एल आई तो हमें पता है फर्स्ट ए का है। अब 20 नंबर का नहीं पता तो 20 नंबर का पता लगा लो। 20 नंबर का आपका नहीं पता है तो पता लगा लो ना 20 नंबर पे। 20 नंबर के लिए क्या करो? 2, फिर ये वर्ग संख्या 18 है, 20, 2, 2 के बाद कौन आता है? 8, 8 के बाद सॉरी 2 के बाद आएगा 10, 10 के बाद 18, 18 के बाद 36, तो यहां ये बढ़ाओ यहां ये बढ़ाओ, 36, 18, 19, कितना नंबर है? 20। तो ये तो आ गया फर्स्ट ए में, मतलब वर्ग संख्या 1, ये वर्ग संख्या 2, वर्ग संख्या में कौन आए? 20। ये दोनों किसके हैं? एस ब्लॉक के। 2 वर्ग एस ब्लॉक के होते हैं ना भाई यहाँ पर, तो आंसर क्या है हमारा? बी। मैंने लोगों को लपेट दिया होगा यहाँ पर, मुझे पता है कि आंसर रॉन्ग आएगा, काफी लोगों का वो डी की तरफ बढ़ गए होंगे। देखा, आगे ना लपेटे में बेटे, ऐसे ही मिस्टेक करवाएंगे हम, अपने कॉन्सेप्ट पर रुके रहिए। कुछ सामान्य नाम उनके, ओहो, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं भाई कौन करता है, कौन बुद्धिजीवी है जो इस क्वेश्चन को करेगा। चलिए फिर से पोल स्टार्ट। कुछ सामान्य नाम उनके संयोजी कोष विन्यासों के साथ दिए गए अशुद्ध नामों को चिन्हित कीजिए। जैसे उत्कृष्ट गैस जो है अक्रिय गैस, वो उनका विन्यास दे रखा है हमारे पास, क्या ये सही है या नहीं है? उसके बाद हेलोजन फैमिली बता रखी है, क्षार धातुएं बता रखी है, चालकोजन फैमिली बता रखी है, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। जी भैया बताए जल्दी से, शाबाश। हाँ भाई इनर्ट गैस, देखो मैंने बताया था इनर्ट गैस को, उत्कृष्ट गैस का क्या रहता है? NH2NP6 ही रहता है, बिल्कुल सही बात है ये। पी ब्लॉक का जो विन्यास रहता है NH2NP1C6 रहता है, ये बिल्कुल सही है। हेलोजन फैमिली कौन सा रहता है? फ्लोरीन वाला, तो इसका विन्यास क्या रहता है? NH2NP5। आप n की वैल्यू रख लो, n बराबर 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2s2 2p5 और 1s2 यहां पर अपने आप से होगा ही। इसका मतलब यस, हाँ ये फ्लोरीन फैमिली का है, ये भी सही है। क्षार धातुएं फर्स्ट ए, इनका विन्यास क्या रहता है? NS1 रहता है, बिल्कुल सही है। NH2NP चालकोजन किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली को। क्या ऑक्सीजन फैमिली का ये विन्यास है? नहीं, क्यों? ऑक्सीजन फैमिली का होता है हमारे पास NS2 और NP4 रहता है, तो ये वाला क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये था RIQ रैंक इंप्रूवमेंट क्वेश्चन, उस कैटेगरी में आता है, तो आंसर है हमारे पास डी।
41.11। देखो परसेंटेज गिर गया है थोड़ा, तो अच्छे क्वेश्चन पर फंस रहे हो, हल्का सा ध्यान दीजिए भाई। तो करेक्ट आंसर क्या हमारे पास? डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, और हो जाए एक दो क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन करोगे उतना दिमाग खुलेगा। त्रिज्या वाला तभी हो नहीं पाया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं क्वेश्चन वाला, और फिर अपन इसके बाद स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हाँ भाई बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। आवर्त सारणी के दो ग्रुप में ए धातुओं को कहां पर रखा गया है? ए धातु कहां पर है? ए धातु कहां पर है बताओ भाई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल लल्लू लाल। एस ब्लॉक में तो सभी धातुएं होती है हाइड्रोजन को छोड़ के। पी ब्लॉक में यस यहां पर है ए धातु धातु धातु, ए धातु धातु उपधातु सब है। डी ब्लॉक ए ब्लॉक में सब धातु है। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। तो बी हमारा 56, इसमें भी कुछ लोगों ने कम कर दिया है। चलो इसी के साथ हमारा आज का पोल वाला जो हम करते हैं, हमने जो प्लान किया हुआ है कि आज जो पढ़ा है उसका हम कल रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो जो कल हमने पढ़ा था उसको आज हमने क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज किया, और अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। पहले चलिए थोड़ा लीडर बोर्ड की तरफ नजर दौड़ाई जाए कि आज हमारे पास अंशुल जी फर्स्ट पर आए हैं, बहुत शानदार। अवधेश राजपूत राजपूत सेकंड, मुस्कान कुमारी थर्ड पर है, ललित गोयल जी फोर्थ, देन छगन लाल शर्मा जी हमारे पास आए फिफ्थ पर, जयंती भाई सिक्स पर, रेणुका जयपाल जी सेवन पर, मदन मोहन भाई साहब नंबर 8 पर आए, सुजीत कुमार पंडित जी आए 9 नंबर पर, और संतोष कुमार मिश्रा जी को प्राप्त हुआ है नंबर 10। आशु जी सॉरी कल शाम में क्लास में नहीं आ पाए। वाह बेटे वाह रोशन, आशु जी को सॉरी बोल रहे हो, और पापा मम्मी को क्या बोला है? उनको कुछ नहीं बोला, उनको हम अंधेरे में रखेंगे, उनके प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं बनता। आशु जी ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, आशु जी हमारी राखी बांधती है ऐसा। सर जी आप तो राखी बंधवा दिए हैं। कोई नहीं बेटे, राखी भी नहीं बंधेगी, बाकी कुछ नहीं बंधेगा, है ना। तो ये आंसू आंसू के चक्कर में मत रहिए, वरना आंखों से जो आंसू आएंगे ना फ्यूचर में, वो बेटा कोई पहुंचने वाला रोकने वाला तो छोड़ो, कोई पहुंचने वाला नहीं मिलेगा, पहुंचने वाला भी छोड़ो, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा, है ना। तो पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान दे लो, वरना आंसू आंसू सब चले जाएंगे। चलिए भाई करें, स्टार्ट करें। यस रेडी है भाई? अगर रेडी है तो फटाफट से चैट में थम्स अप कर दीजिए, दिल भेज दीजिए, राधे राधे लिख दीजिए, जल्दी 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 भाई शाबाश। डन पक्का। चलो तो फिर नेक्स्ट हमारे पास देखो, कल हल्का सा रिवीजन, हल्का रिवीजन। कल अपन बात कर रहे थे परमाणुीय त्रिज्या के बारे में,
परमाणुीय त्रिज्या। इसमें अपन एक पॉइंट लिखा था कि इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात नहीं की जा सकती है। एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात नहीं की जा सकती है। इसके दो कारण हैं। नंबर एक, खुशी जी को डोटे 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 कौन है भाई ये? बेटे खुशी, अगर आप डाउट पूछ रहे हो तो डाउट की स्पेलिंग DAUTE नहीं होती है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। अगर आपका दूसरा वाला आवर्त सार नहीं देंगे, अच्छा वो मैं भेज दूंगा बेटा ऐप पर, कल अपलोड करवा देंगे। अलमेर अलवर है भाई, क्लास तब तक ही चलेगा जब तक होता है। सर जी प्लीज मोटिवेट कर दो, प्लीज आपकी स्ट्रगल के बारे में बताओ। तुम अपने स्ट्रगल के बारे में सोचो बेटे, मेरे स्ट्रगल छोड़ो। मैंने कुछ स्ट्रगल नहीं किया, मेरे घर वालों ने किया है। मेरा कोई स्ट्रगल नहीं है, मेरे घर वालों के स्ट्रगल के सामने मेरा कुछ भी स्ट्रगल नहीं है। तो मेरा स्ट्रगल छोड़ो, घर वाले ने जो स्ट्रगल किया है वो देखो। आप भी अपना स्ट्रगल, आपको लग रहा है कि बस पढ़ना पड़ रहा है, ये स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल नहीं होता है। उस पढ़ाई के लिए जो पैसे जुटाए जा रहे हैं ना, वो स्ट्रगल है। और वो तुम नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों के। हो सकता है कुछ बच्चे खुद भी कर रहे हो, तो उनका यस हाँ उनका स्ट्रगल है। बट आप लोग जिनके सर के ऊपर छत है, पंखा चलता है, गर्मी में लाइट आ रखी है, खाना मिल रहा है टाइम पर, पेन कॉपी वगैरह सब कुछ आ रहे हैं तुम्हारे पास, तो तुम्हारा कुछ स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल वो है जो ये चीजें तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया है। तुम्हारा स्ट्रगल बस वही चल, तुम्हें लग रहा है पढ़ाई करना स्ट्रगल हो गया। जब जाके देखोगे ना एक दिन मजदूरी करके, तब आपको पता चलेगा कि जो लाइफ आप जी रहे हो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसको बोलते हैं स्ट्रगल। यूट्यूब पर कुछ देख लेते हो थोड़ा सा स्ट्रगल, भाई साहब कैसी कितनी डिफिकल्ट लाइफ थी, ओहो एक टाइम ही पिज्जा खा पा रहा था बस, ओहो बताओ कितना स्ट्रगल है इसकी लाइफ में। ये एक ही टाइम पिज्जा खा पा रहा है, 3 टाइम पिज्जा खाने के पैसे नहीं थे इसके पास, उसको स्ट्रगल नहीं बोलते हैं। चलिए, हाँ भाई एग्जैक्ट याद नहीं की जा सकती, इसके दो कारण थे। पहला यह है कि परमाणु अबंधित रूप में नहीं मिलता है, अबंधित रूप में नहीं मिलते हैं। ज्यादातर परमाणु जो मिलते हैं वो बंधित रूप में मिलते हैं, ज्यादातर परमाणु। क्लियर? दूसरा, परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। तो ये वाले पॉइंट्स आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। बहुत छोटा होता है, तो इसलिए अपन उसको मेजर नहीं कर पाते। जैसे मान लो मैं बोलूं कि भाई आपका वजन कितना है, तो आपका वजन पता लग जाएगा कि 45 किलो, 50 किलो, 55 किलो, जो भी है वो पता लग जाएगा, वो अपन वेट कर सकते हैं, तोल सकते हैं। बट अगर मान लो मैं आपको क्या करूं, एक तिनका उठाऊं और बोलूं इसका वजन बताओ, तो उस तिनके का वजन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उस तिनके का मास बहुत कम है, भार बहुत कम है। तो अगर सेम ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि भाई यहां से और जयपुर की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोल दोगे सर 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, जो भी है। बट अगर आपको बोला जाए कि भाई साहब बहुत कम डिस्टेंस दे दी जाए, उसको मेजर करो, तो उसको मेजर करने के तरीके नहीं है। तो सेम ऐसे ही परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, तो उसको नहीं किया जा सकता। क्लियर? चलिए भाई, तो ये वाली चीज है। अब इसमें हमारे पास जो परमाणु त्रिज्या थी वो दो प्रकार की थी, चार बोल सकते हैं हमारे पास। कौन कौन सी थी? सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी। क्लियर? उसके बाद है धात्विक, उसके बाद है वॉन्डरवाल, और उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है आयनिक। ये हमारे पास चार त्रिज्याएं पढ़नी है। इनके बारे में हल्का सा अपन ने पढ़ा था, इन तीन के बारे में। ठीक है, अब मैं इनको समझाने के लिए कि हमारे पास वर्ग में किस तरीके से त्रिज्या बढ़ेगी घटेगी, आवर्त में चलेंगे तो किस तरीके से त्रिज्या बढ़ेगी घटेगी, उसको समझाने के लिए हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। हेडिंग डालेंगे अपन आज के लिए, जेड इफेक्टिव।
नेक्स्ट अब अपना एक वीक हो गया है, मतलब दूसरा वीक लगभग हो गया है, ये दूसरा वीक चल रहा है। तो अब अपन लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल की चीजें यहाँ पर पढ़ रहे हो। जैसा कि मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट क्लास में अपन जेई के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, पीवाई को कर रहे होंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो क्या वो आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है। यस, वो आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है। ये वाली चीज जब आप पीवाई को लगाओगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए बस जरूरी है आपकी मेहनत, तो वो करते रहिए भाई। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको किससे लिखते हैं? जेड इफेक्टिव से। जेड इफेक्टिव। अगर कहीं पर भी जेड इफेक्टिव लिख रहा हूं इसका मतलब हमारे पास ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। क्लियर? चलो भाई, चलो चैट ऑफ कर दी जाए, वरना तो मेरे को पता है तुम कितना ही पढ़ोगे। आओ, प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव। हाँ भाई, क्या बोलता है प्रभावी नाभिकीय आवेश? क्या बोलेगा? क्या लग रहा है तुम्हें, क्या बोलेगा ये? सर ये तो कुछ नहीं बोलेगा, जो भी बोलेगा आप ही बोलेगा, ये तो कुछ नहीं बोलेगा, इनको बोलने की शक्तियां प्रदान नहीं है। ठीक है भाई, चलो डन है अभी। हाँ अभी ओके लग रहा है। यस, ठीक है। चलो, प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है देखो, पहले अपन समझते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, ये आपने परमाणु संरचना पढ़ी है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है नहीं पढ़ा मेरे को नहीं पता, बस आप इधर ध्यान दो अभी जो मैं बोल रहा हूं। क्लियर है? आपने परमाणु संरचना पढ़ी है? यस पढ़ी है सर। परमाणु संरचना में बोहर का मॉडल पढ़ा है? यस सर पढ़ा है सर। बोहर का मॉडल कौन से परमाणुओं या आयनों के लिए मान्य है? सर ऐसे परमाणु या आयनों के लिए जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आपने जो भी चीजें पढ़ी अभी तक ज्यादातर उनके बारे में पढ़ी है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है ज्यादातर। तो ये मान लो हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। एक हमारे पास कोई परमाणु है या आयन हो सकता है जो भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन है, ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये इसको क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये तो बात है जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? एक इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो अपन बोलेंगे कि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण होगा। यस और नो? के मध्य क्या होगा? आकर्षण। सही बात है, बोले बिल्कुल सही बात है सर, इसमें तो मतलब ऐसे कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही जा रहे हो अभी आप, बस इसी डायरेक्शन में जाते रहिए, अभी मजा आएगा पढ़ने में। अब क्या किया मैंने, यहां पर मान लीजिए हमारे पास ऐसे ही एक नाभिक बनाया और ठीक है, इस नाभिक में क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर हम न्यूक्लियस रख देते हैं, यहां हमने न्यूक्लियस रख दिया, ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास प्रोटॉन। इसमें न्यूक्लियस है तो नाभिक है, तो इसके अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। इसमें बहुत सारी हमारे पास ये सेल बना दिया अपन ने, मान लो ये बना दिया। ठीक है, एक और बना देते हैं इससे भी बड़ा, ये बना दिया। ठीक है, ये बना दिया अपन ने। क्लियर है? ठीक है, अब क्या होगा? हाँ ये बना दिया अपन ने। यहां पर क्या होगा? इनमें इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मान लो ये तो हमारे पास नाभिक हो ही गया है, तो इसको थोड़ा रंग रोगित कर दिया जाए, ये कर दिया। ठीक है, ये नाभिक हो गया हमारे पास। प्लस चार्ज दिख रहा है आपको? शायद नहीं दिख रहा हो तो मैं दिखा देता हूं आपको। ये हमारे पास प्लस आवेश है, तो ये नाभिक हो गया। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से अपन को मतलब नहीं है, ऐसे बना रहा हूं मैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसे यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे। क्लियर है? और यहां पर भी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो मेरे को इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है, मैं इस इलेक्ट्रॉन में इंटरेस्टेड हूं। तो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या क्या लगे? बोले हैं क्या 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 मतलब है? यही सर जो पढ़ते आ रहे हैं हम, वही है सेम चीज। क्या कि सर इलेक्ट्रॉन पर ये नाभिक, मतलब अगर हमारे पास इस परमाणु की बात करूं मैं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु में परमाणु या आयन में क्या क्या लगने वाला है? बोले सर कैसी बातें कर रहे हो आप, मतलब बहुत नादान हो आप। बोले सर आकर्षण लगेगा।
किस किस के बीच में? बोले सर वही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा बिल्कुल खतरनाक। और कुछ? बोले और कुछ नहीं लगता है। मैंने कहा तुम लोग बहुत भाई साहब खत्म हो एकदम। क्या हो? खत्म। और मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया? हम तो गंवार है सर, हम तो क्या है, गंवार है। कुछ लोग हो सकता है नए आए हो, तो उनको मैं बता देता हूं कि गंवार में प्यार से बोलता हूं, ठीक है? तो इस शब्द को नकारात्मक भाव से ना ले। गंवार मतलब जैसे छोटे बहन भाइयों को प्यार से कुछ बुलाते हैं, तो ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है? आप सब लोग छोटे बहन भाई हो अपने। आपकी और मेरी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, हमारा दोस्ती का नाता है, गंवार बोल सकते हैं अपन, ठीक है? तो सभी को बोल देता हूं, अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं तो उसको कृपा करके नकारात्मक ना ले, ठीक है? अगर किसी को बुरा लगे तो मैं उनसे अभी क्षमा मांग लेता हूं, ठीक है? बट अगर कभी ऐसा बोले, क्योंकि मैं बोलता हूं, जो मेरे से पढ़े हुए हैं सब लोग हमारे गंवार गैंग के सदस्य है, और गंवार गैंग ओपी है हमारी। क्लियर? चलिए भाई आ जाए। तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं? तो भाई साहब आप गंवार हो, क्यों? जब एक इलेक्ट्रॉन था तो हमारे पास विपरीत आवेश थे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है और नाभिक के ऊपर धनावेश होता है। तो अगर विपरीत आवेश हो तो उनमें आकर्षण लगता है। परंतु भैया यहां पर जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु है, तो ये धनावेश ये ऋणावेश, बात मान ली आपकी कि आकर्षण लग रही है। बोले सर यहां पर भी तो आकर्षण लग रही है। बिल्कुल लग रही है, पर मैं इनके बारे में बात कर ही नहीं रहा हूं। मेरे को मतलब इस इलेक्ट्रॉन से, अभी के लिए मेरे को इस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है। भाई आपको मान लीजिए आगे चल के, मान लेते हैं, वैसे मान क्या लेते हैं? बोले सर इच्छा तो हमारी भी बहुत है। क्या? कि आपके आगे चल के मान लो घर वाले शादी कर रहे हैं, आप किसी गांव में गए, तो ऐसा थोड़ी है गांव की सारी लड़कियों को दिखा दो हमको शादी करनी है। भाई साहब वहां से जो कुट पिट के जो आओगे ना, आप अकेले नहीं आओगे, घर वालों की भी कुटाई करवा दोगे इस मामले में। तो क्या रहता है कि भाई जहां रिश्ता देखने जा रहे हो, जिस घर में जा रहे हो, तो जिस लड़की से आपकी शादी होनी है उस लड़की को देखा जाता है। तो सेम ऐसे ही यहां पर भी होता है भैया, कि जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी जुटानी है उसी के बारे में बात कर रहे हैं अपन, आकर्षण प्रतिकर्षण की। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक का आकर्षण लग रहा है। परंतु भैया ये भाई साहब भी तो इसको दौड़ा रहा है यहां पर, कि आप इधर दौड़िए आप इधर दौड़िए। मतलब ये क्या लग रहा है? इसको तो प्रतिकर्षण बोलते हैं। बोले सर ये की बात हुई, कहीं आकर्षण लगा रिया हो कहीं प्रतिकर्षण लगा रहे हो। मैंने कहा भैया 10th 9th 8th 7th नहीं पढ़िया है क्या? बोले सर पढ़िया है। तो पढ़िया है तो भाई ये बताओ कि समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन समान आवेश है, तो यहां पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण भी लगेगा। वो किस किस के बीच में लग रहा है? वो लग रहा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। यस और नो? तो अब पॉइंट ये आया कि ध्यान से सुनिएगा, कि ये नाभिक बोल रहा है कि भाई साहब इधर आ जाओ। ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है कि इधर आ जाओ, और ये इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि यहां से भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? कि नाभिक द्वारा जो लगाया गया आकर्षण है, अब उतना आकर्षण नहीं लग रहा है, उससे कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ आकर्षण लग रहा है, कुछ प्रतिकर्षण लग रहा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, परिणामी है, वही हमारे पास प्रभावी नाभिक आवेश है। भाई नाभिक का आवेश तो ये लग रहा है, प्रभावी नाभिक का आवेश क्या है? कि मतलब जो एग्जैक्ट में लग रहा है कि प्रभावी रूप से कितना काम कर रहा है। तो प्रभावी रूप से कितना काम करेगा? कि ये जो आकर्षण लग रहा है, इसमें से अगर मैं इस प्रतिकर्षण को घटा दूं तो प्रभावी नाभिक आवेश आ जाएगा हमारा। अरे हाँ कि ना? अरे बोलो भाई। तो ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन इस प्रतिकर्षण को लगा रहे हैं, इसका एक नाम दे देते, बढ़िया सा थोड़ा टेक्निकल सा नाम, जो मजा आ जाए कि हाँ भाई कुछ खतरनाक पड़ रहा है ये बंदा ना, ऐसा सा जो लगे, तो उसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षित करना मतलब समझ रहे हो तुम, बचाना एक तरीके से। तो ये क्या है हमारे पास? परिरक्षण प्रभाव कर। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास। अरे क्लियर है क्या? यस। तो यहां पर ये वाली चीज पहले डायग्राम बनाओ, फिर अपन बात करते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। जल्दी 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 भाई, शाबाश।
जल्दी करो, शाबाश, जल्दी बनाओ। ये फिर अपन लिखेंगे इसमें दोनों चीजें लिखना। जरूरी नहीं कि आप साइड में बनाओ, ये वाली चीज इधर बना लो, एक वाला ये वाला ये बनाओ, फिर अपन इसमें लिखते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। जल्दी। टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि तेज बुद्धि है तुम्हारी, ऐसी खबर आ रही है मार्केट में। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो बन गया होगा मेरे हिसाब से। चलो बन गया तो अब लिखो, लिखेंगे नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। जनरली अपन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं अपन परीक्षण इलेक्ट्रॉन। जिस पर परीक्षण कर रहे हैं अपन, क्या बोलते हैं? परीक्षण इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल कार्य करता है तथा आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन कौमा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण लगाते हैं। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाते हैं? प्रतिकर्षण लगाते हैं। क्लियर? जिससे नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आवेश, लगाया गया आकर्षण कम महसूस होता है। लगाया गया आकर्षण क्या होता है? कम महसूस होता है। ठीक है, यह महसूस किया गया, यह महसूस होने वाले आकर्षण को
को ही प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्योंकि प्रभावी रूप से यही काम कर रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश या यह महसूस होने वाले आकर्षण को ही प्रभावी नाभिकीय आवेश या क्या बोलते हैं, मतलब ठीक है, जेड इफेक्टिव कहते हैं। ठीक है, करो कॉपी एक बार फटाफट से, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, हो गया होगा कॉपी मेरे हिसाब से। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई इस इलेक्ट्रॉन पर जो कुल आवेश लग रहा है ना, मतलब जो आकर्षण लग रहा है उसमें से अगर मैं प्रतिकर्षण को हटा दूं तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, वो जेड इफेक्टिव है। तो अब यहां पर अपन बोलेंगे जेड इफेक्टिव बराबर, नेक्स्ट स्लाइड से लिख रहा हूं मैं, जेड इफेक्टिव जो रहेगा वो बराबर रहेगा जेड माइनस सिग्मा के, या ऐसे लिख लो पहले, जेड इफेक्टिव बराबर आकर्षण, और इस आकर्षण में से क्या घटा दूंगा मैं, प्रतिकर्षण हटा दूंगा। तो ये जो आकर्षण वाली बात है इसको क्या बोलते हैं, जेड, क्योंकि जेड ही लगा रहा है उसको तो, और माइनस प्रतिकर्षण जो रहता है उसको बोलते हैं सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, क्या आ गए भैया, जेड माइनस सिग्मा आ गए भैया, क्या आ गए, जेड माइनस सिग्मा आ गया, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। क्लियर है क्या, जेड क्या है, जेड इफेक्टिव तो पता ही है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड क्या है, जेड है परमाणु क्रमांक, जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या, और सिग्मा क्या है, सिग्मा को बोलते हैं परिरक्षण नियतांक, या ये वाला जो नियम है स्लेटर ने दिया था, या इसको बोल देते हैं स्लेटर नियतांक, साइंटिस्ट का नाम है भाई स्लेटर। हिंदी बहुत आसान है इसलिए हमें ये चीज समझ में आती है। परिरक्षण मतलब किसी को बचाना, परिरक्षित करना। तो ये क्या कर रहा है, जो सिग्मा है वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को बचा रहा है, किससे, नाभिक से, किससे बचा रहा है, नाभिक से। तो ये आ गया, इसको बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट, यहां बोल देता हूं मैं, हिंदी भी लिख देता हूं, इंग्लिश भी, मतलब शील्डिंग और स्क्रीनिंग भी बोल देते हैं। शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये हो गया। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करेगा, ठीक है।
ध्यान रखना, एक पॉइंट ध्यान रखेंगे यहां पर, सिग्मा बाहर, मतलब सिग्मा जो है वो क्या बोलते थे उसको, परीक्षण इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कोष से बाहर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन का, बाहर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन का नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, अंदर वालों का ही मानते हैं या फिर बराबर वालों का। ठीक है, स्लेटर वैज्ञानिक ने गणितीय रूप से भी यह ज्ञात किया है। स्लेटर वैज्ञानिक ने गणितीय रूप से भी ज्ञात किया है, बट वो वाली चीज कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है अपन वो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि नीट में वो कोई काम का नहीं है, अपने मतलब नहीं है उसका। वैसे उसकी जो गणना है वो जेई के सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, बट जेई में फिर भी बता देते हैं, अपन को कोई जरूरत नहीं है, अपन वैसे ही चीजों को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो आप देखते हुए चलिए, यहां पर मान लिया मेरे पास क्या है, नाभिक, ये क्या हमारे पास नाभिक है, ठीक है, इस नाभिक के इधर कर्व नहीं बनता क्या इसमें, ये तो गलत बात है, मजे वाली बात नहीं कोई, यार कहीं पे कुछ तो आता था, छोड़ो चलो, ठीक है। देखो ये है n बराबर 1 पहली कक्षा, यह है n बराबर 2 दूसरी कक्षा, यह है n बराबर 3 तीसरी कक्षा, यह है n बराबर 4 चौथी कक्षा, ऐसे मैंने बना दिए। क्लियर है? अब मेरा मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर है, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, मान लेता हूं अभी के लिए, वैसे मेरे को बाहरी इलेक्ट्रॉन की बात करनी रहेगी, बट अगर मैं जो अभी समझाना चाह रहा हूं, अभी ड्रॉ मत करना। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, थोड़ा फिर से बना देता हूं, यहां इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे क्या, होंगे तो सही, यहां इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? यहां भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो पहली बात तो ये कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो परिरक्षण प्रभाव नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो प्रतिकर्षित करेगा, तो ऐसे करेगा, तो इसका परिरक्षित प्रभाव नहीं कंसीडर करते हैं। तो अगर मेरा टारगेट इलेक्ट्रॉन ये है, परीक्षण इलेक्ट्रॉन ये है जिस पर मैं परीक्षण कर रहा हूं, ये कौन है, हमारा परीक्षण इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो यहां पर क्या लगेगा, ये नाभिक तो लगाएगा आकर्षण, ये तो बोलेगा भाई आओ इधर, ये क्या लग रहा है हमारे पास, ये लग रहा है आकर्षण, मतलब ये लग रहा है जेड। क्लियर? और ये लगाएंगे सब मिलके सिग्मा, कि ये बोल रहा है कि भाई आप इधर जाओ, ये भी बोल रहा है आप इधर जाओ, प्रतिकर्षण, दूर भागो, ये भी बोल रहा है आप इधर से दूर भागो, ये भी बोल रहा है आप इधर से दूर भागो। तो ये सब क्या लगा रहे हैं हमारे पास, प्रतिकर्षण। ये क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण लगा रहे हैं। प्रतिकर्षण लगा रहे हैं मतलब इसी चीज को मैं बोल सकता हूं कि परीक्षण कर रहे हैं, परिरक्षण क्या कर रहे हैं, परिरक्षण। इसी चीज को अपन क्या बोल सकते हैं, परिरक्षण, क्योंकि ये इसको तो कुल मिला के अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बचाते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बचाते हैं। क्लियर है? और अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे ज्यादा कौन बचाएगा, तो सबसे ज्यादा भाई ये बचाएंगे, फिर ये बचाएंगे, फिर ये बचाएंगे, यस और नो। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास। अब ये जो परीक्षण जैसे मान लो कि सर n बराबर 3 है,
या n बराबर 2? सर n बराबर 2 में तो हमारे पास s में भी इलेक्ट्रॉन है, p में भी इलेक्ट्रॉन है, यस और नो? n बराबर 3 है सर, तो इसमें यहां पर s उपकोष भी होगा, p उपकोष भी होगा, d उपकोष भी होगा। n बराबर 4 है तो सर s p d, मान लो कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पर है, उस पर मेरे को चीजें देखनी है, तो s p d f ये सब है। तो सर किसका, क्या सभी इलेक्ट्रॉन, मतलब कोष में अगर जो भी इलेक्ट्रॉन है, क्या सभी इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव समान रहेगा? क्या सभी कोष में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव समान होगा? क्या ऐसा है? तो आंसर है नो, सभी का समान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन की जो आकृति है वो अलग है, मतलब एस उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग तरीके से है, पी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग तरीके से घूम रहा है, डी इलेक्ट्रॉन में अलग घूम रहा है, एफ में अलग घूम रहा है, यस और नो? तो इसलिए अपन यहां पर बोलेंगे कि जो परिरक्षण प्रभाव जो रहता है, पहली बात तो यह है परिरक्षण प्रभाव का अगर क्रम है, मतलब जब n समान हो, n समान हो, n की वैल्यू क्या है? समान हो, तो सबसे ज्यादा कौन लगाता है? सबसे ज्यादा लगाएगा s, उसके बाद लगाएगा p, देन लगाएगा d और देन लगाएगा f। और एक बात बताऊं, f तो मृत है एकदम, मतलब ये तो बस नाम का ही है। ये उन दोस्तों में से कि भाई साहब जैसे मान लो कि कोई दोस्त है, पेड़ पे चढ़ा हुआ है तुम्हारे लिए आम तोड़ने, गर्मियों के दिन है भाई साहब, आम तोड़ने। मैं भी चढ़ा था एक बार, अभी मैच खेलने गए थे एक दिन ग्राउंड पे भाई साहब, मैं चढ़ गया, वहां से आम तोड़ तोड़ के दिए, उसके बाद नीचे लोग खड़े हो गए, बोले अब उतरने नहीं देंगे, कूद जा वहीं से, उतरने नहीं, नीचे आए तभी लकड़ियों से मारे, है ना? तो ऐसे लोग होते हैं ना, दोस्त होते हैं ऐसे लोग, यस और नो? तो जैसे मान लो कि भाई पहले यार चढ़ जा, चढ़ जा यार, चढ़ जा यार, आम मस्त है यार, मस्त आम है, ऊपर चढ़ गए भाई, सही है, वो चढ़ गया, आम दे दिया आपको तोड़ ताड़ के। फिर उसके बाद मान लो कि वो पहले तो क्या है भाई, कंधों पे चढ़ा चढ़ा के चढ़ा दिया, अब बोले यार आजा नीचे पकड़ लेंगे, देखो नीचे आजा पकड़ लेंगे, या कुछ मान लो कि कपड़ा वपड़ा से ले रखा ढंग का, बोले आजा इस पे पकड़ ले, जैसे ही कूदा धड़ाम से वो हटा लिया भाई साहब, नीचे जो वो गिरा है और उसके जो आम निकले ना भाई साहब, उसकी हालत खराब हो गई है। बोले काहे का आम, काहे के आम खाए और काहे के आम खिलाए, हमारा तो हालत खराब कर दिए हैं ये, यस और नो? तो ये वैसे ही दोस्तों में से है कि ये नाम मात्र का परिरक्षण करते हैं, इनका बिल्कुल नगण्य परिरक्षण होता है, नगण्य परिरक्षण, मतलब बस नाम का ही परिरक्षण है, बाकी कुछ होता नहीं है। डी वालों का क्या है? बहुत कम परिरक्षण, ये भी करते हैं बट बहुत कम करते हैं। एफ वालों का तो मानो ही मत कि उनका कुछ परिरक्षण भी होता है, क्या डी वालों का भी कम ही होता है, क्लियर है? पी और एस वाले ठीक ठीक परिरक्षण करते हैं, एस और पी वाले ठीक ठीक परिरक्षण करते हैं, बाकी सब लोग क्या करते हैं? ना के बराबर है भाई साहब डी और एफ। तो क्लियर है? तो एक तो यही क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि किसका परिरक्षण ज्यादा है, किसका कम है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, डन है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर जेड इफेक्टिव की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जेड इफेक्टिव जैसे जैसे जेड बढ़ेगा वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, यस और नो? जैसे जैसे जेड बढ़ रहा होगा वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है? अब ध्यान से ये बात सोचने वाली है कि जितना प्रोटॉन आकर्षण लगाता है, इलेक्ट्रॉन उतना प्रतिकर्षण नहीं लगा पाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण क्यों नहीं लगा पाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है लगातार, वो एक जगह पर है नहीं, प्रोटॉन तो यहीं पर है नाभिक में, नाभिक तो छोटा सा रहता है, उसकी जगह फिक्स रहती है, जितने भी प्रोटॉन रहेंगे सब नाभिक में, बट इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जितना प्रतिकर्षण लगाते हैं वो बराबर नहीं रहता है, ठीक है? बट कुल मिला के बात ये कि हमारे पास जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा आएगा। तो ये बनाओ, देन फिर अपन बात करते हैं कि वर्ग में और आवर्त में किस तरीके से हम परिरक्षण को देखते हैं, किस तरीके से हमारे पास परिरक्षण प्रभाव लगता है। क्लियर? जल्दी भाई, शाबाश। डन है, चलो हो गया होगा। अब देखो,
समान आवर्त में समान आवर्त में परिरक्षण। आवर्त में परिरक्षण किस प्रकार से होगा? क्लियर? हाँ भाई, समान आवर्त। आवर्त क्या रहता है हमारे पास? आवर्त बोलते हैं अपन इस लाइन को। आवर्त किसको बोलते हैं अपन? इस लाइन को। मान लो ये हमारे पास आवर्त समान है। क्लियर है? तो अब हमारे पास जब लेफ्ट से राइट आप चलोगे, लेफ्ट से किधर चले? लेफ्ट से चले आप राइट में। लेफ्ट से जब आप राइट में चले तो क्या होगा? लेफ्ट से जब राइट चलोगे, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये आ गया लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे आ गए हमारे पास। ये और नो। तो आप क्या देखते हो कि जैसे लेफ्ट से राइट में चल रहे हो तो हमारे पास जेड बढ़ेगा। ये और नो, क्या होगा? जेड बढ़ेगा। और एन समान है। एन क्या है हमारे पास? समान है। एन क्या है? नियत। एन तो हमारे पास समान है। नियत की जगह समान लिख देता हूं क्योंकि समान आवर्त है। तो क्या होगा? क्या आप बोल सकते हो कि सर हमारे पास जेड बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा? यस और नो? बोले सर बिल्कुल बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि जेड इफेक्टिव बराबर क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। अब आप बोलोगे सर सिग्मा भी तो बढ़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, सिग्मा उतना नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि सिग्मा जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो तो इसी उपकोष में आए, इसी कोष में आएंगे ना भाई। जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किस में आ रहे हैं? इसी कोष में आ रहे हैं, अंदर वाले कोष में थोड़ी ना आ रहे। यस और नो? तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास सिग्मा में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। ज्यादा परिवर्तन जो आए मतलब जेड ज्यादा हमारे पास इफेक्टिव रहेगा और आकर्षण ज्यादा लगेगा। आकर्षण ज्यादा लगेगा तो हम बोलेंगे कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। अब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि बाहरी इलेक्ट्रॉन पर बाहरी, इसका क्या मतलब हुआ जेड इफेक्टिव बढ़ने का? बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बढ़ रहा है। इसका मतलब यह मैं बोल सकता हूं कि बाहरी आकर्षण बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा पास बुलाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि यार आकार सर कम होता जाएगा। यस और नो? क्या बोल सकते हैं? आकार कम होता जाएगा। और ये अपन अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि जब किसी भी वर्ग में लेफ्ट से राइट चलते हैं तो आकार घटता जाता है। लेफ्ट से राइट चलेंगे तो आकार क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। आकार क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गया समान आवर्त में। अब आता है हमारे पास समान वर्ग में। समान वर्ग में परिरक्षण। अब जब आप समान वर्ग में परिरक्षण देखोगे तो समान वर्ग में परिरक्षण क्या आएगा भाई? समान वर्ग में परिरक्षण क्या आएगा? जब आप समान वर्ग में परिरक्षण देखोगे तो जैसे मान लो वर्ग समान है मतलब सीधी लाइन बिल्कुल सीधी होगी। ये वाली लाइन क्या है? बिल्कुल सीधी है। यस और नो? डन है? ये हमारे पास समान वर्ग है। जैसे मान लो हमारे पास क्या हो रहा है? पहले लिथियम है, उसके बाद क्या आया? Na, देन क्या आया? K, देन क्या आ गया? Rb, फिर क्या आ गया? CS। तो यहां पर अगर देखोगे तो इसका n क्या है? यहां पर है n बराबर 2, यहां पर n बराबर क्या है? 3। बाहरी कोष की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या है? n बराबर 4, यहां पर क्या है? n बराबर 5, यहां पर क्या है? n बराबर 6, और नीचे जाओगे फ्रेंशियम पर तो n बराबर 7। इसका मतलब यह है कि जब समान वर्ग रख रहे हो तो समान वर्ग में क्या हो रहा है?
समान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर को बोलेंगे अपन टॉप, अभी मैं टी लिखना स्टार्ट कर दूं आगे, टॉप से बॉटम, यानी कि नीचे, नीचे को क्या बोलेंगे अपन, बॉटम। टॉप से बॉटम जाने पर एन का मान बढ़ रहा है। समान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, एन बढ़ रहा है, यस और नो। जैसे भाई एन बढ़ ही रहा है ना, जैसे लिथियम है तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाते हैं, एन बराबर 2 में। सोडियम इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे, एन बराबर 3 में। आप देख लो चाहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लोगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यहाँ 3s1 में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। लिथियम का विन्यास लिखोगे तो 1s2 2s1, यहाँ 2s में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, यहाँ 3s में भरे जा रहे हैं, यहाँ 4s1, यहाँ 5s1, यहाँ 6s1। तो एन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब मुझे बताओ कि अगर एन बढ़ता जाएगा, एन बढ़ता जाएगा तो क्या सिग्मा बढ़ेगा, यस। एन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं ना उसमें, तो एन अगर बढ़ रहा है, तो एन अगर बढ़ा तो मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़े, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिग्मा बढ़ रहा है। क्लियर है। पर आप ये भी देखिए कि यहां पर जब एन बढ़ रहा है तो जेड भी बढ़ रहा है, यस और नो। एन बढ़ रहा है, यहां लिथियम में कितने एन है, लिथियम में कितने जेड है, 3, एन में कितने जेड है, 11। तो ई भी बढ़ रहे हैं और जेड भी बढ़ रहा है, यस और नो। तो जेड मतलब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जेड बढ़ रहा है। तो अब पंगा ये है कि अब सर अपन कैसे बताएं, तो पॉइंट ये है कि जब आप यहां पर देखोगे तो अगर आप यहां पर क्या होता है कि एन आकार मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर वर्ग में टी टू बी जाने पर, टी टू बी का मतलब क्या है, टॉप से बॉटम, इसको बोलेंगे टी, इसको बोलेंगे बी। ऊपर से नीचे जाने पर एन का मान भी बढ़ रहा है तथा जेड इफेक्टिव भी थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, जिससे आकार में वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब नए बड़े हुए कोष में जा रहे हैं। यहां पर हमारे पास क्या था भाई, 2s में जा रहे थे, या 3s में। तो इसका मतलब यह है कि भाई जेड इफेक्टिव बढ़ा है, पर समस्या यह है कि हमारे पास भाई साइज बढ़ गया। जैसे यहां लिथियम है, लिथियम की अगर बात करोगे आप तो ये मान लो कि ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास n बराबर 1, ये हो गया n बराबर 2, यहां ये आगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां गए 1 इलेक्ट्रॉन। ये बात होगी लिथियम की। बट जब आप सोडियम की बात करने जाओगे तो सोडियम में क्या होगा, सोडियम में क्या होगा, ये तो आएंगे ही, इतने तो आएंगे ही, बट इसके साथ साथ अब जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें अभी 6 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और ये मान लो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और अब जो नया इलेक्ट्रॉन ये 11, ये आ गया हमारे पास 11वां इलेक्ट्रॉन, ये हो गया Na। तो अब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, नो डाउट जेड इफेक्टिव हमारे पास बढ़ रहा है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। पर पॉइंट ये है कि अभी तो संख्या एन की वैल्यू बढ़ गई ना, अगर यहीं पर जेड इफेक्टिव बढ़ता तो इसका आकार कम हो जाता। बट अब क्या है, यहां पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो ये इसको यहां ले आएगा, बट इससे छोटा थोड़ी ना करेगा भाई। जेड इफेक्टिव बढ़ाया तो इसको खींच के बोलेगा कि तू इधर आ जा, क्या है, जेड इफेक्टिव बढ़ा तो क्या बोलेगा, इसको खींच के इधर आ जा, बस इधर ले आएगा। तो इसका मतलब यह है कि आकार बट पहले एल आई के कंपेयर में तो ज्यादा ही अभी भी,
LI के कंपेयर में क्या है अभी भी ज्यादा है। तो यही मैं बोल रहा हूं कि ऊपर से नीचे जाओगे तो आकार कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। और आवर्त में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आकर्षण बढ़ रहा है, इसका मतलब आकार कम होगा, आकार में क्या होगी, कमी। तो अब ये बनाओ और फिर अब अपन वापस आते हैं कहां पर, कि जो हमारे टाइप ऑफ त्रिज्याएं थी उस पर, टाइप ऑफ त्रिज्याओं पर आते हैं जल्दी, शाबाश। डन है भाई, बड़े आगे। चलो भाई ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास अब इसी चीज का अपन उपयोग करेंगे। हमारे पास सबसे पहले आती है सहसंयोजी त्रिज्या। चलो फटाफट से, सहसंयोजी त्रिज्या क्या होती है, कल अपन ने पढ़ी है। सहसंयोजी त्रिज्या लिखो, कोवेलेंट रेडियस, फटाफट से लिखेंगे कोवेलेंट रेडियस। कल अपन ने देखा था थोड़ा सा कि बंद वगैरह देखे, फिर उसके आधार पर अपन ने देखा कि कोवेलेंट रेडियस क्या होगी क्या नहीं होगी। तो सहसंयोजी त्रिज्या कोवेलेंट रेडियस, जिसको अपन बोलेंगे CR, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CR। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है हमारे पास, कोवेलेंट रेडियस रहती है हमारे पास कि दो एकल बंधित, एकल बंधित मतलब जब एकल बंध से जुड़े हो, एक बंध हो दोनों के बीच में, नाभिक यानी समान परमाणु के नाभिक के मध्य की दूरी, नाभिकीय दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। जैसा कि अपन ने कल किया था कि ये हमारे पास एक नाभिक है और ऐसा ही एक नाभिक और लेते हैं अपन। अब जब इनमें सहसंयोजक बंध बनेगा, तो कल मैंने सिखाया था कि सहसंयोजक बंध कैसा बनता है, ये वाला। तो इनके दोनों के नाभिक लो, इनके दोनों के नाभिक लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक का नाभिक ये है, एक का नाभिक ये है। दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी कौन सी है भाई, ये दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी है। ये क्या है, दोनों के नाभिकों की बीच की दूरी, इसका आधा करना है। इसका क्या करना है, आधा। ये जो आधा है, ये d, अगर ये डिस्टेंस d है तो कोवेलेंट रेडियस क्या रहेगा, d/2। और ये वाली चीज अपन ने पढ़ी है कि कोवेलेंट रेडियस जो है एटॉमिक रेडियस से क्या रहती है, कम। क्यों, क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होती है एक्चुअल में, एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या जो है वो तो ये होती है। परमाणु त्रिज्या क्या रहती है हमारे पास, ये रहती है। तो ये है हमारे पास एटॉमिक रेडियस AR। तो अपन बोल सकते हैं यहां पर कि कोवेलेंट रेडियस जो रहती है वो क्या रहती है, कम रहती है, किससे, एटॉमिक रेडियस से। क्लियर। दूसरी बात किसके लिए बात करते हैं अपन, ये है अधातुओं के लिए, ज्ञात करते हैं। करो भाई फटाफट से, शाबाश।
जल्दी शाबाश। बंधित यौगिक होने चाहिए, अगर बंधित नहीं है तो हमारे पास ये नहीं बनेगा। ये तत्व मान लो हमारे पास ए परमाणु है, ये भी ए परमाणु है, तो अगर इन दोनों के बीच के नाभिकों की दूरी हमारे पास दे रखी है तो उसका आधा कर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सह संयोजित त्रिज्या हो जाएगी, कोवेलेंट रेडियस। फटाफट से कॉपी करेंगे, कल इसके बारे में अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया था अच्छे से, इस बंध के बारे में भी, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास आएगा बड़े भाई आगे। हाँ भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। यस बोलो। नेक्स्ट हमारे पास मेटेलिक रेडियस या धात्विक त्रिज्या। नेक्स्ट लिखो धात्विक त्रिज्या, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेटेलिक रेडियस। इसको बोलेंगे अपन एम आर। तो यहां पर जो दोनों परमाणु है वो कोवेलेंट के केस में थोड़े से दूर रहते हैं, कोवेलेंट से कंपेयर करें तो, कोवेलेंट बॉन्ड से अगर कंपेयर करें तो थोड़े से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। अभी अपन देखेंगे यहां पर क्या दे रखी है परिभाषा हमारे पास। परिभाषा बहुत सिंपल है, ये क्रिस्टलीय जालक संरचना। क्रिस्टलीय जालक संरचना क्या होती है, हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल मतलब बहुत सारे, जैसे हमारे पास बहुत सारे मेटल बने हुए ऐसे ऐसे क्रिस्टल बने रहते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय जालक। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय जालक बोलते हैं। क्लियर है, ये होता है हमारे पास क्रिस्टलीय जालक। तो इन क्रिस्टलीय जालक में क्या रहता है हमारे पास, कोई भी दो परमाणु लेंगे, ये और ये, इन दोनों परमाणुओं के बीच के नाभिकों के बीच की दूरी है, मान लो ये डी है, ये क्या है डी, तो इस डी आर बराबर क्या आएगा, डी बाई टू, तो ये आएगा। तो क्या दे रखा है, क्रिस्टलीय जालक संरचना में दो संयुग्मी धातु जो एक दूसरे से जुड़े हैं, संयुग्मी धात्विक परमाणुओं के मध्य नाभिकीय दूरी का आधा, नाभिकीय दूरी का आधा होता है। क्लियर, तो ये वाली चीज तो आपको बनानी है तो बना लीजिए, नहीं बनानी तो आपकी मर्जी है। मैं यहां पर आपको बना देता हूं इस चीज को। क्या करेंगे अपन, ये हमारे पास एक धातु है और यहां पर दूसरा धातु है, तो हल्का सा थोड़ा सा ही ज्यादा रहता है, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये इसका नाभिक हो गया और ये, अरे भाई साहब, ये इसका नाभिक हो गया। क्लियर है क्या, इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी ये कितनी है हमारे पास, ये है डी। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा मेटेलिक रेडियस, तो ये कितना आ जाएगा, डी बटे दो। मेटेलिक रेडियस कितना आ गया, डी बटे दो आ गया। क्लियर है क्या, मेटेलिक रेडियस कितना आ गया, डी बटे दो हो गया। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे क्लियर है क्या, मेटेलिक रेडियस कितना आ गया, डी बटे दो, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब यहां पर ध्यान ये देना है कि इसको अगर कोवेलेंट रेडियस से, ओ सॉरी, एटॉमिक रेडियस से कंपेयर किया जाए और कोवेलेंट से कंपेयर किया जाए, तो आपको पता है कि भाई मेटेलिक रेडियस कोवेलेंट से तो ज्यादा ही, मेटेलिक रेडियस जो है वो ज्यादा होगी कोवेलेंट रेडियस से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा है, किससे, यहां पर बोल सकते हो कि मेटेलिक रेडियस जो है उसका हल्का सा मान ज्यादा रहेगा, किससे, हल्का सा मान ज्यादा रहेगा एटॉमिक रेडियस से, और एटॉमिक रेडियस तो ज्यादा रहती है किससे, कोवेलेंट रेडियस से। ये आ गया हमारे पास, यहां पर लिखेंगे ये किसके लिए कंपेयर करते हैं अपन, ये धातुओं के लिए, देखो ये है धात्विक त्रिज्या धातुओं के लिए ज्ञात की जाती है।
धात्विक त्रिज्या किसके लिए ज्ञात की जाती है? धातुओं के लिए ज्ञात करते हैं अपन। क्लियर है? करो फटाफट से। डन है? हो गया भाई, इतना हो गया? अरे कॉपी हो गया। जल्दी वॉन्डरवाल रेडियस पर भी आते हैं अपन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वॉन्डरवाल रेडियस की, जल्दी। अच्छा एक बात बता सकते हो कि आप मुझे बताओ कि ये वाला जो धातुओं के बीच का बंध जो है, जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, क्या उतने पास पास में धातुओं के परमाणु रहेंगे? बोले बिल्कुल सर। बोले सर दो दोस्त है जिगरी, दो दोस्त क्या है? बिल्कुल जिगरी है, तो सर उनके बीच की दूरी बहुत कम रहती है, मतलब वो बहुत ज्यादा पास पास, ऐसे कहते हैं यार ये क्लोज फ्रेंड है, यस और नो? अरे आया ना? तो अपन क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो धात्विक त्रिज्या रहेगी, मेटेलिक रेडियस जो रहेगी, वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी हमारे पास धात्विक बंध की। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बोले सर बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें जितना अच्छा धात्विक बंध रहेगा, उतनी उसकी धात्विक त्रिज्या क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। उतनी उसकी धात्विक त्रिज्या क्या रहेगी? अच्छी रहेगी, यस और नो? क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास मेटेलिक रेडियस व्युत्क्रमानुपाती धात्विक बंध के। अरे क्लियर है क्या? डन? रवि भाई की कुछ डाउट है तो रवि भाई के डाउट हम देख लेते हैं। रवि भाई के क्या डाउट है भाई? सर आपने कल एमआर, हाँ बिल्कुल सही है, मैं वही बोला एमआर, और ये वाला जो रहता है यहां पर आप इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हो, बट हाँ एमआर अगर यहां पर इक्वल टू वाला नहीं दे रखा हो तो मेटेलिक रेडियस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आप लगा सकते हो। मेटेलिक रेडियस थोड़ी सी ज्यादा रहती है एटॉमिक रेडियस से, बिल्कुल सही बात है आपकी। चलो भाई, मयंक जी ब्लॉक हो जाओगे, उसके बाद सांस नहीं ले पाओगे, फिर बोलोगे चल जी ब्लॉक हो गया, चल जी अनब्लॉक तलवा दो। मैं तो जल्दी, मैंने तो तुत भी नहीं बोला था, जल्दी मैं तुत भी नहीं बोला, दूसरे मास्टर के पास दाव दे, मैंने तल तुत नहीं बोला था, तैत दे दो तैत, तो ही तैत वैत नहीं दे देगा, तब ब्लॉक तल देंगे, और मैं ब्लॉक तलवाऊंगा ना तो अनब्लॉक नहीं तलवाएगा। मैं दित बंदे तो ब्लॉक तलवाता हूं, वो बंदा वापिस अनब्लॉक नहीं होता है तभी भी बैत में, क्योंकि मैं बोल देता हूं तो अनब्लॉक तलना ही नहीं है, समझे? तो आलू आलू सब निकल जाएंगे वहां पर, फिर डोलोगे यार मास्टर यो क्या हो गयो। चलो भाई, चलो नेक्स्ट। परिरक्षण वापस से आएगा, टेंशन मत लो, अभी काहे टेंशन ले रहे हो। वॉन्डरवाल त्रिज्या, वॉन्डरवाल त्रिज्या में क्या आएगा भाई? वॉन्डर वॉल रेडियस, क्या बताया था? वॉन्डरवाल रेडियस किसके लिए करते हैं अपन? इनर्ट गैसेस के लिए, हाँ या ना? वॉन्डरवाल रेडियस किसके लिए रहती है? इनर्ट। अरे मनीष क्या क्या है भाई, चैट ऑन कर दो तो भाई साहब। धात्विक ये क्या लिखा है? धात्विक धंध, ये क्या होता है भाई? बंद होता होगा ये।
CR मतलब कोवेलेंट रेडियस। ये तो मनीष हो गई, अनिरुद्ध कुमार भी है सर। जेड इफेक्टिव क्या है बताया तो था भी थोड़ी देर पहले, कहां थे तुम बेटे? अभी तो बताया था, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया दोस्त। ये गलत है, तुम मतलब तुम पहले ध्यान नहीं दोगे बाद में तुम ऐसे करोगे, वो गलत है। नाम से ही पता चल रहा है जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश, मतलब नाभिक का प्रभावी आवेश। कि एक्चुअल में जो है, एक्चुअल में क्या रहेगा कि नाभिक जो आकर्षण लगा रहा है वो उसमें से इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकर्षण लग रहा है उसको घटा देंगे। नाभिक का आवेश क्या रहता है जेड, और इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण क्या होता है सिग्मा। बस वो करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। धात्विक बंध और मेटेलिक रेडियस जो रहती है वो व्युत्क्रमानुपाती। धात्विक बंध जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बंध जितना मजबूत, दूरी उतनी ही कम। क्लियर? चलो लिखो, एक उत्कृष्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस की ठोस अवस्था। ध्यान रखना जब वॉन्डरवाल त्रिज्या की बात की जाती है तो इसको एक्सप्लेन जब अपन करते हैं तो किस में करते हैं? धात्विक रूप में करते हैं। किस रूप में? ओ सॉरी, सॉलिड रूप में। तो एक उत्कृष्ट गैस की ठोस अवस्था में रखे संयुग्मी परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा वंडरवाल त्रिज्या कहलाता है। अब ध्यान रखना, यहां पर जो संयुग्मी धातु है वो जुड़े नहीं रहेंगे, बिल्कुल पास पास वाले रहेंगे। क्या रहेंगे? धातु नहीं, सॉरी, संयुग्मी परमाणु जो रहेंगे, या ऐसे लिख लो निकटवर्ती परमाणु। निकटवर्ती परमाणु जैसे मान लेता हूं मैं, आपको बोलूं कि अगर मान लो हमारे पास ये एक इनर्ट गैस है, मान लेते हैं, अभी ध्यान से सुनना। ये क्या है? हमारे पास एक इनर्ट गैस है। अब ये तो किसी के साथ क्रिया कर नहीं रही है, तो ये हमारे पास एक इनर्ट गैस है, ये दूसरी इनर्ट गैस है। तो इन दोनों के बीच के नाभिकों के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं अपन। इन दोनों नाभिक, ये आ गया हमारे पास ये नाभिक, ये आ गया हमारे पास एक नाभिक। क्लियर? तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? डी। तो वंडरवाल रेडियस कितना हो जाएगा? वंडरवाल रेडियस वीआर से लिखते हैं अपन, यहाँ लिख भी देता हूं। थोड़ा है ना, क्लास में ध्यान दिया करो। एक बालक पूछ रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि सर सीआर क्या होता है। बेटे हर एक उसमें मैं लिखवा रहा हूं, देखो ये रहा सीआर क्या है, ये रहा। तो आप अगर क्लास में प्रेजेंट हो तो आपको पता रहेगा, अगर आप क्लास में प्रेजेंट नहीं रहोगे तो आपको फिर दिक्कत है। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है बेटा मेरी कि आप क्लास में ध्यान दें। वॉन्डरवाल रेडियस क्या रहेगा? D/2। तो यहां पे पता चल रहा है कि सर ये तो हमारे पास सबसे ज्यादा है, मतलब अब अपन अगर ओवरऑल ऑर्डर लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं कि वीआर की वैल्यू सबसे ज्यादा है। उसके बाद क्या आएगा? एम आर, और एम आर बराबर या थोड़ा ज्यादा रहेगा किससे? एटॉमिक रेडियस से। और सबसे कम जो रहता है वो कौन रहता है? कोवेलेंट रेडियस यानी कि सहसंयोजी त्रिज्या। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये बात तो मैंने की है जब हमारे पास अक्रिय गैस हो। अच्छा, क्या मैं अधातुओं की भी वॉन्डरवाल त्रिज्या निकाल सकता हूं? यस, निकाल सकते हैं। कैसे? मान लो अगर मेरे को Cl2 की, क्लोरीन की वॉन्डरवाल त्रिज्या निकालनी है, ठीक है, तो आप देखो कैसे करेंगे अपन। क्या करना है अपन? मान लो कोई बंधित परमाणु है, ठीक है, और ऐसा ही एक और ले लेते हैं। तो मैंने क्या बोला? दो निकटवर्ती, अगर हमारे पास यहां पर देखोगे तो दो निकटवर्ती आएंगे। कौन कौन से? ये। अब ये सेम उसके मत ले लेना। अगर आपने ये वाली डिस्टेंस ली, ये, तो ये तो D/2, ये कौन सी हो जाएगी? कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी। तो ये नहीं ले सकते आप। क्या करना है आपको? इसका नाभिक लो, निकटवर्ती परमाणु जो बंधित नहीं है आपस में। ये मैंने लिया। क्लियर? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। और ये मैंने लिया, ये तिरछा हो गया ना, ये, और यहां पर आ गया ये। तो अगर इनके बीच की दूरी की मैं बात करूंगा, इनके बीच की दूरी क्या है? D। ये निकटवर्ती परमाणु है दो, ऐसे नहीं कि इसके और इसकी, नहीं, निकटवर्ती परमाणु। ये क्या है हमारे पास? D है, क्योंकि वॉन्डरवाल फोर्स जो है, वॉन्डरवाल बंध जो है, इनके बीच में लगता है। ये जो बंध लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? वॉन्डरवाल बंध। कल सिखाया था मैंने आपको। वॉन्डरवाल बंध किसके बीच में लग रहा है? यहीं पर लग रहा है। तो जो बंध लग रहा है वही त्रिज्या निकलेगी। इनके बीच में तो सहसंयोजी बंध है, तो क्या यहां से कौन सी त्रिज्या निकलेगी? सहसंयोजी। तो ये वॉन्डरवाल बंध है, तो ये D है। तो अगेन वॉन्डरवाल रेडियस कितना रहेगा? D/2।
वंडरवाल रेडियस कितना हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये अपन ने यहां पर चीजें पढ़ी है। अब आएगा हमारे पास जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो यहां से इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये वाला क्रम पूछा जाता है, वो हो गया। उसके अलावा हमारे पास बस यही है कि धातुओं के लिए कौन सी त्रिज्या, अधातुओं के लिए कौन सी त्रिज्या, और उत्कृष्ट गैसों यानी अक्रिय गैसों के लिए कौन सी त्रिज्या, ये वाली चीजें पूछी जाती है। क्लियर। तो फटाफट से करिए, देन फिर अपन आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे अपन आयनिक त्रिज्या की। किसकी बात करेंगे, आयोनिक त्रिज्या। डन है। चलो अब आता है हमारे पास, यहां लिखेंगे आयोनिक त्रिज्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं पर पूछे हुए हैं। आयोनिक त्रिज्या, इस टॉपिक पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आयनिक त्रिज्या, देखो ये हमारे पास है कोई परमाणु, उदासीन परमाणु लिया मैंने, ध्यान से देखना क्या लिया भाई, उदासीन परमाणु। मान लो मैं उदासीन परमाणु लेता हूं ए ले लिया। क्लियर है। इसमें क्या है, इसमें प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे, यस और नो। प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन किसके बराबर होंगे, जेड के बराबर। प्रोटॉन किसके बराबर होंगे, जेड के बराबर। अरे क्लियर है क्या, प्रोटॉन किसके बराबर होंगे, जेड के बराबर होंगे। क्लियर। 6 बजे है ना, 45 हुआ नहीं, उससे पहले क्यों आ गए सर आप। ठीक है, मैं नहीं बढ़ाऊंगा, ज्यादा कर दूंगा, 50-52 तक कर दूंगा। चलो भाई आ जाओ। अब अगर ये उदासीन परमाणु में से, ये जो ए है, इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर रहे, निकाल रहे हैं, तो अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं मतलब ई प्लस चार्ज बचेगा इस पर, यस और नो। तो मतलब एक प्लस आ जाएगा, ए प्लस प्लस क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है हमारे पास, धनायन। तो इसकी अपन त्रिज्या की बात करेंगे। तो अगर इसमें मैं बात करूं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन सर जेड के बराबर ही होंगे जो वहां पर थे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर, जितने थे उससे एक कम हो गया है, यस और नो। जितने थे उससे क्या हो गया है, एक कम हो गया है, हाँ या ना भाई। इलेक्ट्रॉन कितने थे, यहां पर जेड थे, अब कितने हो गए, जेड में से एक, भाई एक कम कर दिया ना। तो धनायन में क्या होता है, धनायन बनते ही तब है जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको इलेक्ट्रॉन निकालना, प्रोटॉन निकालना, सारी चीज सिखाई है। क्लियर है। सेम चीज अगर मैं यहां पर करूं, इधर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इस पर क्या आएगा, ऋणावेश, ये बन गया ए माइनस, क्या बन गया, ए माइनस। तो प्रोटॉन की संख्या में तो कभी भी परिवर्तन आएगा नहीं, तो जेड बराबर तो अभी भी पी रहेगा, या पी बराबर जेड रहेगा। पी बराबर जेड लिख देते हैं, पी बराबर तो अभी भी क्या है, जेड ही है। परंतु यहां पर अगर बात करोगे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए। इसका मतलब यह है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, यस और नो। इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर Z/E का आवेश देखूंगा मैं, Z/E का अनुपात देखता हूं, Z क्या है, प्रोटॉन, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन,
तो इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, और जेड क्या है हमारे पास, सॉरी हाँ प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका मान आएगा एक से ज्यादा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या कि सर यहां पर एक प्रोटॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर एक से ज्यादा प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर एक से ज्यादा प्रोटॉन है। कैसा वो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो सर। जय कैसे कि सर यहां पर मान लो अगर मैं बात करूं Na की बात कर लेता हूं, मान लो एक बार के लिए, तो अगर मैं बोलूं कि Na की बात ना, मतलब प्लस ले रखा है, हाँ Na की बात कर लेते हैं, इसके पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब सर अगर आप Na प्लस की बात करोगे तो Na प्लस के पास क्या है, प्रोटॉन तो 11 है बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। तो इसका मतलब यह कि ऐसा बोल सकते हो आप कि सर एक इलेक्ट्रॉन पर 1.1 प्रोटॉन है, टोटल 11 11 है भाई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो 11 10 ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक एक प्रोटॉन दिया, उसके बाद भी एक प्रोटॉन बच जाएगा। इसका मतलब यहां पर प्रोटॉन का जो आकर्षण रहेगा वो इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ जाएगा यहां के कंपेयर में। यहां पर कितना था, यहां पर अगर बात करोगे तो जेड बाई ई का जो अनुपात है, जेड बटे ई का अनुपात कितना है, 1। और यहां अगर यही सेम चीज बात करोगे कि जेड बटे ई का अनुपात, तो यहां ज्यादा कौन है बताओ, जेड ज्यादा है कि ई ज्यादा है, सर ई 1 बढ़ गया, इसका मतलब इनका अनुपात का जो, इनका अनुपात जो है वो 1 से कम आएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर आकर्षण कम हो गया है, यहां क्या हो गया, आकर्षण कम हो गया, कि जो हमारे पास ये पेरेंट है, पेरेंट को क्या बोलते हैं, मतलब उदासीन परमाणु से ऋणायन में, ऋणायन में उदासीन परमाणु की तुलना, उदासीन परमाणु की तुलना, ऋणायन में उदासीन परमाणु की तुलना में कम आकर्षण लगेगा। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहां पर क्या आएगा कि धनायन में उदासीन परमाणु की तुलना में उदासीन परमाणु की तुलना में आकर्षण बढ़ जाएगा, यस और नो। तो अब मुझे बताओ कि अगर आकर्षण बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित, और जितना ज्यादा आकर्षित करेगा क्या उतना ही आकार कम होगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो वो पास में आएगा, पास में आएगा तो आकार कम होगा। यहां पर आकर्षण कम लग रहा है तो आकार बढ़ेगा। तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं, मुझे बताना सभी लोग, कि सर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमेशा 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 के लिए कि आकार जो है धनायन का आकार, यानी कि A प्लस का आकार जो है धनायन, कोई भी एक तत्व लो उसका क्या है, धनायन है, उसी का धनायन होना चाहिए, और उसी का क्या है, उदासीन, ये हो गया धनायन A प्लस। उदासीन लिया मैंने, उदासीन में क्या ले लिया है, A, और उसी का अगर मैं ऋणायन लूं A माइनस, तो मुझे बताओ A माइनस का आकार सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि आकर्षण सबसे कम, यहां पर आकर्षण इससे ज्यादा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनके आकार का क्रम ये रहने वाला है, हाँ या ना, जिसमें आकर्षण जितना ज्यादा आकार उतना ही कम। तो आकार का क्रम क्या आने वाला है, धनायन का आकार कम, ये आ जाएगा, धनायन का आकार कम, उदासीन, फिर ऋणायन, यस और नो। क्या इसमें कोई दिक्कत है, बोलो भाई, क्या इसमें कोई दिक्कत है, फटाफट से बताए, क्या इसमें कोई दिक्कत है कि अगर कोई भी परमाणु है तो उसके ऋणायन का आकार सबसे ज्यादा और धनायन का आकार कम रहेगा, और जितना ज्यादा धनायन बढ़ता जाएगा उतना ही साइज कम होता जाएगा, हाँ या ना, बोलो भाई। अरे क्लियर है कि नहीं है, समझे, यासिका बहुत बढ़िया, राधिका बहुत बढ़िया बेटा, शिवांशु बहुत सही, सनो वर्जीकरण नहीं है। अच्छा, ज्यादातर लोग सही बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं, तो जिनको भी दिक्कत है, वैसे मैक्सिमम लोग क्लियर बोल रहे हैं।
अगर किसी को कोई आपत्ति विपत्ति संपत्ति है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि धनायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या और उदासीन परमाणु की त्रिज्याओं में किस तरीके से अपन रिलेट करेंगे। और थर्सडे वाली क्लास में अपन त्रिज्याओं के क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद आयनन ऊर्जा जो कि बहुत ही प्यारा टॉपिक है वो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, होमवर्क के लिए डीपीपी नंबर 2 कर लीजिएगा आप। होमवर्क के लिए क्या करोगे भैया, डीपीपी नंबर 2 कर लीजिएगा, डीपीपी नंबर 2, ओहो डीपीपी 2 कर लीजिएगा। अभी हमारे पास एक चीज रह गई है, वो टॉपिक रह गया है, मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, अभी नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा कि वो नाम आईयूपीएससी नाम वाले क्वेश्चन मत करना, आईयूपीएससी नाम के क्वेश्चन मत करना, ना करें, वो टॉपिक स्किप हो गया है, वो अपन त्रिज्या के बाद में कर लेंगे। ठीक है, वो रह गया है, मतलब वो अभी याद आया मेरे को। चलिए भाई, तो ऑल अर्जुनाज जो कि 2027 में फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, तो सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। ठीक है, और मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी 12th में। और जैसा कि मैंने बोला है कि 2027 में सिर्फ और सिर्फ बात सिलेक्शन की है ही नहीं, बात है रैंक की, और रैंक के लिए हमें स्टार्टिंग से पढ़ना होगा जिससे कि हम आगे रहे चीजों में और हम हमारे और पेरेंट्स के सपने को पूरा करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सोचते रहो, पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।